हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। आज हम अपना विद्युत का चैप्टर फिजिक्स में विद्युत चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसमें जो जो टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं ना, विद्युत और उसके जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले विद्युत धारा, इसके बारे में हमको पढ़ना। और विद्युत का जो कॉन्सेप्ट आया वो कहां से आया? वो आवेश से आया है ना। मतलब आवेश क्या होता है पहले उसके बारे में देखते हैं। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिससे उसमें एक आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, और ये आता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से। या तो इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर आ जाए तब उस पे आवेश आता है, या किसी वस्तु में से निकल जाए तब उस पे आवेश आता है। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है। तो अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तब उस पे ऋणात्मक चार्ज आता है, और अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तब उस पे धनात्मक चार्ज आता है। तो आवेश डेफिनेशन नहीं लिखनी है, बस हमको जान लेना है कि यहाँ कुछ होता है। और दो तरह का होता है, एक धन आवेश होता है और एक ऋणावेश होता है। अब धनावेश जब इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, है ना, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनावेश बनता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर किसी भी वस्तु पर ऋण आवेश आता है। तो ये आवेश होता है। अब जो हमारा चैप्टर है वो है विद्युत धारा क्या होती है। तो किसी भी चालक तार में आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसको हम विद्युत धारा बोलते हैं, है ना। क्या होती है विद्युत धारा? विद्युत धारा लिखा मिलेगा या फिर वैद्युत धारा लिखा मिलेगा, दोनों एक ही बात होती है। क्या होती है विद्युत धारा? किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और आई बराबर क्या होता है? आवेश को हम क्यू से दिखाते हैं और इसकी दर जो होती है वो टी होती है। तो ये होती है वैद्युत धारा। आवेश को हम क्यू से दिखाते हैं। तो विद्युत धारा का डेफिनेशन यहां से आ जाएगा, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा बोलते हैं। और मात्रक इसकी अगर बात करेंगे तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, या फिर, और ये आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम। और धारा का मात्रक एम्पियर। अब परिपथ क्या होता है, वैद्युत परिपथ क्या होता है? तो ये एक रास्ता होता है, एक पथ होता है किसी भी विद्युत धारा के लिए। एक बंद पथ होता है जिसमें बल्ब और पंखे ये सारी चीजें लगी होंगी, और वो एक क्लोज्ड पाथ प्रोवाइड करता है ना, एक बंद परिपथ बनाता है। और मतलब कहने का कुछ ऐसा है कि यहां पे एक बल्ब इस तरह से लगा दे रहे हैं, और ये एक, तो ये बंद परिपथ, इसी को परिपथ बोलते हैं ना। मतलब विद्युत धारा उसमें कंप्लीटली फ्लो हो सकती है, पूरी तरीके से बह सकती है। उस रास्ते को हम विद्युत परिपथ बोलते हैं, पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और फिर उसके बाद विद्युत धारा की दिशा, ये चीज इसमें याद रखना है। विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत होती है। मतलब अगर यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा ये है तो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन के बहने की जो दिशा होगी वो विद्युत धारा की उल्टी होगी, विपरीत होगी। तो हमेशा किसी भी चालक तार में जिस तरफ विद्युत धारा बहती है उसके उल्टे दिशा में इलेक्ट्रॉन बह रहे होते हैं। तो ये बात याद रखनी है ना। एमसीक्यू या बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद विद्युत धारा को हम नापते कैसे हैं, है ना। तो उसको नापने के लिए जो हम यूज करते हैं जिस डिवाइस का, उसको अमीटर बोलते हैं। और अमीटर के लिए ये याद रखना कि अमीटर किसी भी परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है अमीटर। और विभवांतर को नापते हैं वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि श्रेणी और समांतर क्रम क्या होता है।
श्रेणी और समांतर क्रम में प्रतिरोधों को भी पढ़ना है। तो अमीटर को लगाया जाएगा श्रेणी क्रम में, धारा को नापता है ये, और वोल्ट मीटर नापता है विभवांतर को, और ये समांतर क्रम में लगाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला वैद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है? तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर अनंत से किसी परीक्षण आवेश को मान लेते हैं Q0, इसको लाने में इस बिंदु A तक जो कार्य किया जाएगा उसी को हम वैद्युत विभव बोलते हैं, है ना। परिभाषा क्या होगी वैद्युत विभव की? अनंत से या इस तरह से किसी एकांक विद्युत आवेश को या परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। क्या लिखेंगे डेफिनेशन? एकांक परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। मात्रक क्या होगा? विद्युत विभव या वैद्युत विभव, मात्रक क्या होगा इसका? वोल्ट होता है वैद्युत विभव का। इसके बाद विभवांतर क्या होता है? तो यहां अनंत से ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ा उसको हमने विभव बोल दिया। मान लेते किसी दूसरे बिंदु बी तक ले जाने में कुछ और कार्य करना पड़ेगा, उस पे विभव जो होगा वो बी कुछ और होगा। इन दोनों में जितने का अंतर रहेगा उसको हम विभवांतर बोलते हैं ना। तो किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के बीच विभवों में अंतर को विभवांतर बोलते हैं। विद्युत विभव के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो विभवांतर आएगा। बोलेंगे किसको? किसी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवों में अंतर को विभवांतर बोलते हैं। इसका भी मात्रक वोल्ट होता है, ये चीज याद रखनी है। तो विभवांतर भी हमारा हो गया। इसके बाद हम एक अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे ओम का नियम, जो कि लगभग हर साल ये क्वेश्चन आ जाता है कि ओम का नियम क्या होता है, और उसका इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे ना, V=IR करके। तो ओम का नियम क्या होता है देखते हैं। किसी भी चालक तार में, अब हमने देखा कि जो विभवांतर होता है, किसी भी चालक तार में जो बहने वाली धारा होती है वो विभवांतर और धारा आपस में एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसका मतलब जितना ज्यादा विभवांतर होगा उतनी ही ज्यादा धारा बहेगी किसी भी चालक तार में। तो यहां पे ये जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो V इक्वल टू एक कांस्टेंट जुड़ेगा I तो है, और एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा R। तो यहाँ पे V/I हमको क्या मिलेगा? R मिलेगा। जहां पे V/I क्या है? ये एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। इस R को, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक तार का या जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये ओम का नियम है। प्रतिरोध भी यहां से हमको पता चल गया कि क्या होता है। प्रतिरोध हम बोलेंगे किसी भी चालक तार में जब वैद्युत धारा बह रही होती है तो उसका जो विरोध करता है उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो ओम के नियम में हम ये चीजें याद रखेंगे। स्टेटमेंट क्या होगी ओम के नियम की? कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं, भौतिक अवस्थाओं में जैसे उसकी ताप हो गया, उसका दाब हो गया ना, ये सब ना बदली जाएं, तो उसमें बहने वाली, उसके सिरों के बीच विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। इसको हम बोलते हैं ओम का नियम। क्या एक चालक तार है, जितना ज्यादा विभवांतर होगा इसके सिरों में उतनी ही तेजी से करंट फ्लो होगी। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप और दाब ना बदली जाएं तो चालक में
बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, इसे ओम का नियम कहते हैं। उसके बाद ये डेरिवेशन हम यहाँ पे लिख देंगे और यहीं से हमको आर मिलेगा। आर के बारे में क्या जानकारी रखेंगे, जहां आर एक नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। बस इतना सही है। उसके बाद फिर अगला टॉपिक आता है प्रतिरोधकता। किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो उस चालक तार की लंबाई पे निर्भर करता है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, मतलब जो परिच्छेद क्षेत्रफल होता है उस पे निर्भर करता है। तो कितना कि ये जो आर होगा ये प्रोपोर्शनल होगा एल के, मतलब उसकी लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा लंबाई होगी उसकी उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के, है ना, मतलब परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब किसी भी चालक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल जितना ज्यादा बढ़ेगा उस चालक तार का प्रतिरोध उतना ही कम हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट जुड़ेगा जिसको हम बोलते हैं रो, और एल अपॉन ए। यहाँ पे जब अगर एल बराबर 1 हो या इसको इधर ले आते हैं, आर ए अपॉन एल इक्वल टू हो जाएगा रो। अब अगर ये ए एल जो है एल 1 मीटर हो और ए 1 मीटर स्क्वायर हो तो रो इक्वल टू आ जाएगा आर। इसी रो को बोलते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता के बारे में अगर हमको कुछ लिखना है तो ये एक निश्चित लंबाई और निश्चित क्रॉस सेक्शन एरिया, निश्चित परिच्छेद क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, यहां पे एक चीज छूट रहा है कि ये जो आर होता है, आर का मात्रक जो होगा इसको हम ओम, आर का मात्रक ओम होता है और उसका प्रतीक ये होता है सिंबल ओम। अब यहाँ पे जो प्रतिरोधकता आया रो, है ना, पी के जैसा कुछ दिख रहा होता है, इस तरह से खींच के बना देते हैं। तो इस रो का जो मात्रक होगा यहां से हम निकालेंगे तो ये ए जो है वो क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये एल है लंबाई तो मीटर होगा। तो मीटर से मीटर एक कट जाएगा तो ओम मीटर बचेगा। तो इसका जो यूनिट होगा, जो मात्रक होगा वो ओम मीटर होगा। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध दोनों एक ही बात होता है, मात्रक ये होता है और इस तरह से डिराइव करके आता है। इस रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस ये पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद अभी इस पे भी क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में आया उसको भी करते हैं। फिर इसके बाद है जो रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन, है ना, दो तरह का कॉम्बिनेशन मिलता है हमको, एक समांतर, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। तो अब वो देखते हैं कैसे हमको क्वेश्चन लगाना है। समांतर और श्रेणी के लिए हमको एक उसके फॉर्मूले, उसके करस्पॉन्डिंग याद रखने हैं। समांतर श्रेणी क्रम के लिए आर इक्विवेलेंट या आर इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे सबको हम जोड़ देंगे तो ये श्रेणी क्रम में आ जाएगा। उसके बाद समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और इस तरह से आगे जोड़ते चले जाएंगे तो ये आता चला जाएगा। जितने भी प्रतिरोध रहेंगे, दिखेगा कैसा ये हमको क्वेश्चन में, कुछ अगर इस तरह से दिया गया है ऐसा, तब ये इसको हम बोलेंगे श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम कुछ ऐसा दिखता है, इस तरह से दिख रहा होता है, R1 R2 R3, और फॉर्मूला ये लगाएंगे। तो कुछ इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रतिरोधकता पे और प्रतिरोधों के संयोजन पे।
एक क्वेश्चन है प्रतिरोधकता के ऊपर ही, और ये कांस्टेंट होता है एक, और एक तार की लंबाई 1 मीटर, व्यास 0.2 मीटर तथा प्रतिरोध 10 ओम है। तार के प्रतिरोध की विशिष्ट प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चंस के डेटा फिर से नोट करते हैं। चालक तार के बारे में दिया गया है कुछ पहले से ही। क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक तार की लंबाई 1 मीटर, व्यास 0.2 mm तथा प्रतिरोध 10 ओम है। तार के पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है, मतलब रो निकालना है। तो लंबाई दिया गया है L 1 मीटर और D दिया गया है व्यास 0.2 mm और प्रतिरोध R दिया गया है 10 ओम। रो फाइंड करना है। तो हमको पता है कि रो इक्वल टू होता क्या है, RA/L होता है। R हमको पता है 10 है, A हमको निकालना है तो ये होगा पाई R स्क्वायर अपॉन L, 1 मीटर दिया गया है। R की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो D व्यास दिया गया है 0.2 mm, तो ये 0.1 mm हो जाएगा। इसको हमको मीटर में पहले बदलना पड़ेगा, तो मीटर में बदलने के लिए mm तो 1000 से भाग होगा इसमें, तो ये 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। और ये 10⁻⁴ एक तरह से हो गया। तो वैल्यू अब रखते हैं यहाँ पे 10 इंटू पाई इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर अपॉन 1, तो 1 तो खत्म ही हो जाएगा। वैल्यू टोटल आ जाएगी 10 इंटू पाई इंटू 10⁻⁸, तो पाई इंटू 10⁻⁷, या फिर 3.14 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। ये आ गया हमारा आंसर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का जिसकी लंबाई 1 मीटर और डायमीटर 0.2 mm और जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। फिर अगला क्वेश्चन प्रतिरोधकता के ऊपर ही है। यदि एक तार की लंबाई 1 मीटर, यहां पे सेम दिया है, प्रतिरोध 23 ओम तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 1.84 × 10⁻⁶ ओम मीटर है, तो तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालना है। बिल्कुल सेम फार्मूला लगेगा। यहाँ पे अब की बार ये दिया गया है, R दिया गया है, L दिया गया है, A फाइंड करना है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, खुद से ट्राई करेंगे। यदि एक तार की लंबाई 1 मीटर, प्रतिरोध 23 ओम तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 1.84 10⁻⁶ है ना, 1.84 इंटू 10⁻�6 ओम मीटर हो, तो तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा 8 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर, है ना, 8 × 10⁻⁸ मीटर की घात 2। ये प्रतिरोध होगा, खुद से ट्राई करेंगे, है ना, चांसेस है आ जाए। फिर ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2019 में आ चुका है। किसी L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार का प्रतिरोध 4 ओम है ना। L लंबाई है और A जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। 4 ओम प्रतिरोध है। इसी पदार्थ के अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2a है। लंबाई को आधा कर दिया गया है और क्षेत्रफल को दुगना कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? पहले L था और जो परिच्छेद क्षेत्रफल था उस तार का वो A था, तो लंबाई L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, L1 मान लेंगे L है और A1 मान लेंगे A है। अब
दोबारा L2 ये हो जा रहा है L/2 और A2 जो हो जा रहा है वो 2A हो जा रहा है। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया जा रहा है और लंबाई को कम कर दिया जा रहा है। इस तार का जो प्रतिरोध था ये 4 ओम था, लेकिन पदार्थ वही है, उसी तार को लंबाई उसकी आधी कर दी जा रही है और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 2 गुना कर दिया जा रहा है। तो बताना हमको ये है कि जो तार बनेगा अब उसका प्रतिरोध होगा कितना। तो पदार्थ अगर सेम है तो रो तो बराबर ही होंगे, तो रो यहां पे क्या आ जाएगा, RA/L इक्वल टू R1A1L1 ये होता है रो, और यही R2A2/L2। तो RA/L होता है विशिष्ट प्रतिरोध। किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता है। तो पहली यहां पे जब हम विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे रो इक्वल टू, तो ये आ जाएगा R1A1/L1। यहां पे जब हम विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे रो इक्वल टू, तो R2A2/L2। तो रो तो बदलता नहीं कभी है, तो R1A1L1 ये रो है और R2A2L2 ये भी रो है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। वैल्यू सारी रखेंगे, R2 की वैल्यू आ जाएगी। R1 दिया गया है 4 ओम है, A1 A है, L1 L है। R2 की वैल्यू फाइंड करनी है, A2 है 2A और L2 है L/2। ये दो ऊपर जाएगा, तो 4 × A/L इक्वल टू R2 ये हो जाएगा 4A/L। 4A/L से 4A/L खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा 1 इक्वल टू R2। इसका मतलब R2 जो आया वो 1 ओम आया। इस तरह से विशिष्ट प्रतिरोध के क्वेश्चन सारे लगने हैं। फॉर्मूला हमको याद रखना है, रो L इक्वल टू RA या फिर रो इक्वल टू RA/L, और सारे क्वेश्चन इस तरह से लगने हैं। इसके बाद प्रतिरोधों के संयोजन पे जो क्वेश्चन है, तीन परिपथ, एक परिपथ में 3 प्रतिरोध 10 ओम, 6 ओम, 4 ओम के श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। पूरे संयोजन का विभवांतर 10 वोल्ट है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एवं विभवांतर ज्ञात कीजिए। 10, 6 और 4 ये दिया गया है। इसका जो फिगर बना है कुछ इस तरह से बनेगा, श्रेणी क्रम में बता रहा है, और जो विभवांतर है मतलब जो बैटरी जुड़ी है वो 10 वोल्ट की जुड़ी है। तो सब में धारा और विभवांतर निकालना है, देखते कैसे निकलेगा। दस वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम, 6 ओम और इधर ये 4 ओम। ये जो बैटरी जुड़ी है ये 10 वोल्ट की जुड़ी है। हर एक प्रतिरोध में धारा और विभवांतर निकालनी है। सबसे पहले हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वो होगा कितना, तो ये तीनों जो प्रतिरोध हैं ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में बस R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो यहां पे सबको जोड़ देंगे तो 20 ओम आ जाएगा। 10, 6, 16, 4, 20 ओम टोटल आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, मतलब तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला R इक्वल टू तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, 10 प्लस 6 प्लस 4, 20 ओम आ गया तुल्य प्रतिरोध। अब ओम के नियम में हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी परिपथ में, किसी भी चालक तार में उसके सिरों के बीच विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, R के बराबर होता है। तो यहां पे V/I इक्वल टू R या फिर V इक्वल टू I R,
ये फार्मूला लगाएंगे, हमको आई निकालना है, वी पता है और आर पता है। तो आई अगर फाइंड करना है तो V अपॉन आर इक्वल टू हो जाएगा आई। V दिया गया है 10 वोल्ट, आर आ गया है 20 ओम इक्वल टू आई। तो ये 1/2 मतलब 0.5 कट के 1/2 आएगा। इसका मतलब आई बराबर आ गया 0.5 एम्पियर। तो इस यहां से जो धारा जाएगी वो 0.5 एम्पियर की होगी। और अगर हर एक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है तो 10 ओम वाले में क्या होगा, V इक्वल टू होता है आई आर। आई है 0.5 और आर है 10। तो यहां पे अगर हमको V निकालना है तो V इक्वल टू होता है आई आर, और V दिया गया है, यहाँ पे I दिया गया है 0.5 और R है 10। तो ये गुणा होकर के 5 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो 5 वोल्ट होगा। यहाँ पे हम V इक्वल टू आई आर लगाएंगे तो I है 0.5 और R है 6, तो मल्टीप्लाई होके 3 वोल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे जब निकालने जाएंगे तो 2 वोल्ट आ जाएगा। V इक्वल टू आई आर से I है 0.5 और R है 4 ओम। तो 2 अब अगर टोटल हम काउंट करते हैं तो 5, 3, 8, 2, 10 वोल्ट यहाँ पे टोटल आ जा रहा है। तो इस तरह से कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस में से एक था। आगे के और देखते हैं कि और सारे क्वेश्चंस किस तरह से लगेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्किट डायग्राम दिया गया है और 1.5 एम्पीयर की धारा उसमें प्रवाहित हो रही है, ये भी दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए प्रतिरोध R का मान A व B के बीच विभवांतर। क्वेश्चन डायग्राम दिया गया और कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। ये पॉइंट A है, इधर ये पॉइंट B है और 3 ओम का ये है। इसके सिरों के बीच विभवांतर 3 वोल्ट है। और ये 4 ओम का है और ये R है। 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर करंट फ्लो होती है। तो बताना है आर की वैल्यू। 1.5 एम्पियर करंट इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी। आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 वोल्ट का अगर V, यहां से हम V इक्वल टू क्या दिया गया है 3 वोल्ट, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। आर हमको निकालना है, आई पता है और V भी पता है। V है 3, I दिया है 1.5 इंटू आर। ये इधर नीचे आएगा तो 3/1.5 हो जाएगा इक्वल टू आर। इधर इससे ये कट के 2 आ जाएगा R। तो R बराबर आ जाएगा 2 ओम। इसका मतलब जो R की वैल्यू आई वो 2 ओम आई। तो 3 ओम, 2 ओम और फिर 4 ओम के प्रतिरोध हैं। और A और B के बीच टोटल विद्युत विभवांतर निकालना है। तो हम इसके सिरों के बीच निकालेंगे और फिर इसके सिरों के बीच निकाल करके सबको ऐड कर देंगे। तो 3 ओम जो प्रतिरोध है वहां पे जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, V इक्वल टू आई आर। आई है 1.5 इंटू आर है 3। तो ये आ जाएगा 4.5 वोल्ट। यहां पे निकालना है तो V इक्वल टू आई आर। आई दिया गया है 1.5 इंटू 4 हो जाएगा 6 वोल्ट। टोटल काउंट करेंगे तो 6, 3, 9 और इधर 4, 13, 13.5 है ना, 13.5 वोल्ट टोटल विभवांतर आएगा A और B के बीच में। ये इस तरह का क्वेश्चन रहा। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चार ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 1/6 करेंगे प्लस 1/4 करेंगे, सॉल्व करके उल्टा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या क्या है, 4 ओम और 6 ओम
को जोड़ा गया है तो 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/6। 1/r इक्वल टू 6 प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं और ये हो जाएगा 24। अगर एलसीएम लेके सॉल्व करना है तो ये 3 प्लस 2/12। 3 2 5 हो जाएगा तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा 5/12 और r इक्वल टू हो जाएगा 12/5। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 5 चौक 20। 2.4 ओम तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो 2.4 ओम होगा। एक क्वेश्चन जो 13 15 16 17 18 सब में आया है और ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है और परिपथ में प्रवाहित धारा आई निकालनी है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कैसे अनसॉल्व पेपर में मिला रहा होगा कई बार। श्रेणी समांतर सब मिक्स करके है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस वाला लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद आगे की टॉपिक देखते हैं। इधर ये 2 ओम 4 ओम 2 ओम और फिर ये 1 ओम और ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब ए व बी के बीच, ए और बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए व बी के बीच प्रतिरोध परिपथ में प्रवाहित धारा आई, यहाँ पे आई दिया गया है। आई की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा और फिर उसके बाद निकलेंगे सारे। तो तुल्य प्रतिरोध इस परिपथ का कैसे निकलेगा, पहले हमको ढूंढना पड़ेगा कौन से प्रतिरोध समांतर क्रम में है, कौन से श्रेणी क्रम में है। तो 4 और 2 ये दोनों श्रेणी क्रम में है और फिर ये 2 और 1 ये दोनों श्रेणी क्रम में है। अब 4 2 6 ओम हो जाएगा और 2 1 3 ओम हो जाएगा। अब फिर ये दोनों हो गए समांतर क्रम में। तो जो अगला कॉम्बिनेशन बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये दोनों मिलके ये हो गया 6 ओम और ये दोनों मिलके हो गया ये 3 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है 1/6 प्लस 1/3 दोनों जुड़ के हो जाएंगे 3/6 हो जाएगा तो 2 ओम आ जाएगा दोनों मिला करके। देखते हैं कैसे आता है। 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 2/6 तो 1/r इक्वल टू 3/6 कटेगा 1/2 r इक्वल टू आ जाएगा 2 ओम। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 2 ओम। ये पूरा का पूरा जो काम कर रहा है ये 2 ओम जितना काम कर रहा है। 2 ओम और ये जो 3 ओम होगा 2 और 3 ये दोनों तो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। अब 2 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में हो गए तो कुल मिला के हो गए 5 ओम। इस 5 ओम और 10 वोल्ट विभवांतर है। तो अगर हमको करंट निकालना है तो V/R, V है 10 और R है 5 आ जाएगा 2 एम्पियर। आई आ गया 2 एम्पियर करंट इस परिपथ में बह रही होगी। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध अगर विभवांतर निकालना है तो वो 10 वोल्ट होगा। तो ए और बी के बीच विभवांतर 10 वोल्ट और जो परिपथ में बहने वाली धारा होगी वो 2 एम्पियर होगी।
आगे के टॉपिक्स देखते हैं हम अभी, कुछ क्वेश्चंस उस पर भी रहेंगे। अगला है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा बह रही होती है, धीरे धीरे वो चालक तार गर्म होने लगता है और इसी को बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसके लिए फॉर्मूला आता है H = VIT। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस उस टाइम चालक के सिरों के बीच, I होता है बहने वाली धारा और T होता है समय। अब यहाँ पे हम ये V = IR अलग अलग तरह से रिप्लेस करके रख सकते हैं वहां पे। तो H = एक बार हो जाएगा I² RT, H = हो जाएगा V² R × T। ये सारे फॉर्मूले बनेंगे, इतने जूल जो होगा हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और इसी के साथ आता है ऊष्मीय प्रभाव के उपयोग में, मतलब ऊष्मीय प्रभाव का जो एप्लीकेशन होता है वो उस पे काम क्या क्या करते हैं। तो वैद्युत बल्ब और वैद्युत हीटर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करते हैं। इसके भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि उसकी कार्यविधि क्या होती है ना, मतलब जो बल्ब होता है, जो प्रेस होता है, जो हीट इलेक्ट्रिक आयरन, ये भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है और इलेक्ट्रिक हीटर भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। इसके बाद एक हमारा अगला टॉपिक आने वाला है विद्युत शक्ति क्या होती है। विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति होती है किसी भी यंत्र द्वारा या किसी भी वैद्युत उपकरण द्वारा 1 सेकेंड में व्यय वैद्युत ऊर्जा की मात्रा को या व्यय वैद्युत ऊर्जा को उसकी शक्ति, वैद्युत शक्ति बोलते हैं। मात्रा किसका होता है वाट, और P से रिप्रेजेंट करते हैं, P = होता है VI। तो वैद्युत शक्ति के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या मिलेंगे हमको। कि दे देगा, कुछ विभवांतर दिया रहेगा और पूछेगा कि कितना उसकी जो मतलब वाट में उस पर रिप्रेजेंट रहता है। और एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 1.5 किलोवाट है। हीटर की सामर्थ्य दिया गया, P दिया गया है। इसे 10 मिनट तक उपयोग में लाने से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो P = VI होता है, ये हमको पता है। और जो जो चीजें दी गई उसको नोट करते हैं। विद्युत हीटर की सामर्थ्य 1.5 मतलब P = 1.5 वाट है। इसे 10 मिनट तक उपयोग में लाते हैं। समय दिया गया है 10 मिनट, सेकेंड में बदलना पड़ेगा। कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो 10 मिनट हो जाएगा 600 सेकेंड। 1 मिनट में 60, तो 10 मिनट में 600 सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद हमको निकालना है H = होता है VIT। VI का मतलब P, तो H = हो जाएगा P × T। P दिया गया 1.5 और ये हो जाएगा 600, तो इधर 150 × 6 लिख सकते हैं, 90 और 900 जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं कुछ। एक चीज यहाँ पे मिस हुआ है, ये जो 1.5 किलोवाट दिया गया है, इसका आंसर किलोवाट दिया है, तो किलोवाट है तो इसको वाट में बदलने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 1.5 तो होगा × 1000 भी होगा, तो इस 1000 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये अगर इस तरह से होगा तो फिर 900 नहीं आएगा, 9 आएगा और फिर 10⁵ जूल आएगा। इतना कुछ आंसर आएगा। 9 × 10⁵ जूल।
किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा गया है। यदि धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो बल्ब की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। V दिया गया है, 220 वोल्ट से जोड़ा गया है। करंट का मान, धारा का मान दिया 0.5 एम्पियर। सामर्थ्य पूछा, P = VI लगा देंगे सीधा, 220 का हो जाएगा गुणा 110 वाट आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहे हमारे विद्युत शक्ति पे। यहाँ पे ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।